start with our new series which is on economics by आयुष अग्रवाल। हम इस सीरीज में जो शुरुआत करेंगे वो हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11 और क्लास 11 की भी जो इकोनॉमिक्स की हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे स्टैटिस्टिक्स से पहले। स्टैटिस्टिक्स से और जो इस स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम आज अपने नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो है इकोनॉमिक्स पे। उसमें भी हम क्लास 11 की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जो है जिसकी हम शुरुआत करेंगे। पहला जो होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स लेकर चलेंगे हम साथ में। पहले जो शुरुआत करेंगे उसमें जो पहला चैप्टर है हमारा वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से। Measures of central tendency। अगर कोई आपसे पूछे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, व्हाट इज इट, तो आपका क्या जवाब होगा? इट इज ए सिंगल value which is used to represent entire data set। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, तो ये आपको जवाब देना है कि ये एक सिंगल वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसे? एंटायर डेटा सेट को। फॉर एग्जाम्पल the average height of students in a class represents the height of all students in that class। मतलब जैसे कि जब हमारी एक क्लास है, मान लीजिए क्लास 11 की है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट की हाइट डिफरेंट होगी। किसी की अगर हम सेंटीमीटर पे नाप रहे हैं उसकी यूनिट अगर हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, किसी की 134 होगी, किसी की 122 होगी, किसी की 140 होगी, ऐसे ऐसे मिलके होगी। तो जब हम उसका एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज निकलता है, एवरेज ऑफ हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो जो एवरेज होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है सारे स्टूडेंट्स की हाइट जो कि उस क्लास में हैं, जो उस क्लास में पढ़ते हैं। तो
यहां पे भी क्या है, जो एवरेज है वो क्या है, एक सिंगल वैल्यू है। सिंगल वैल्यू किसकी, हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन दैट क्लास। तो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इससे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम इसलिए भी एवरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी कहते हैं। और अगर आपसे कोई एवरेज की डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज, व्हाट इज एवरेज, तो एवरेज है क्या, इट इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन single figure to represent entire data set। तो जब एवरेज का मतलब भी वही होता है कि जब हम पूरे उसकी एक वैल्यू निकालते हैं पूरे एंटायर डेटा सेट की, और वो जो सिंगल वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है पूरे डेटा सेट को। जब एवरेज भी पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसी वजह से हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी कहते हैं। या हम कह सकते हैं एवरेज को हम स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। अब हम ये पढ़ते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ measures of central tendency। अगर कोई आपसे पूछे कि आप बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, टू प्रेजेंट huge data in a summarized manner। अब जब हम अपने रॉ डेटा को, ह्यूज डेटा को, जब हम उसे समराइज्ड मैनर में, मतलब स्मॉल डेटा में ले आएंगे, तो वो क्या mदद करेगा, वही हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका, टू मेक कंपैरिजन ईजियर। मतलब जैसे ये एक हमारा डेटा सेट है, ह्यूज डेटा सेट है, ठीक है, ये हमारा ह्यूज डेटा सेट 1 है, देन दिस इज ह्यूज डेटा सेट 2। अगर हम इन्हें समराइज कर देते हैं, एक वैल्यू पे ले आते हैं, इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी और इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी, तो इन वैल्यू को कंपेयर करना इजी है एज कंपेयर टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स। ठीक है, तो यही इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप मुझे खुद बताइए
कि जब डेटा हमारा बिखरा हुआ होगा या बहुत सारा होगा उसमें डिसीजन लेना आसान होगा, या जब हमारे पास उस डेटा का एक कुछ वैल्यू होगी उसमें डिसीजन लेना आसान होगा। मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए आप इस लोकेलिटी में रहते हैं, लोकेलिटी का नाम है, कुछ भी नाम ले लीजिए, चाहे देहरादून ले लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं, मान लीजिए 1 लाख है, और उनका डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर जो है वो वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। ठीक है, इतना वेरी करता है कि किसी फैमिली को तो मतलब सरप्लस मिल रहा है और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने में आसानी तब होगी जब उनके पास इंडिविजुअल डेटा होगा, या गवर्नमेंट के पास आसानी तब होगी डिसीजन लेने में अगर एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर आप हो कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इस देहरादून को सब पार्ट में डिवाइड कर देगी और उनका एक एवरेज निकाल लेगी कि यहाँ पे सरप्लस जा रहा है, यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है। तो उन्हें जब हम इतने बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम अपना कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है एज कंपेयर टू जब हमारे पास ह्यूज डेटा हो। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने आपको क्या बताना चाहा इसमें। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि रिक्विजिट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या होंगी। रिक्विजिट्स मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट। ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, requisites of measures of central tendency, measures of central tendency। रिक्विजिट का मतलब है कि हमें क्या ध्यान में रखना है सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करते समय। पहला कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी हो वो रिजिडली डिफाइंड हो। रिजिडली डिफाइंड का मतलब जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो फिक्स्ड रहे। क्या रहे, फिक्स्ड रहे। क्यों फिक्स्ड रहे, वाई फिक्स्ड। तो पहला पॉइंट है so that there will be no confusion, ताकि वहां पे कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा है ताकि so that there will be only one and only one interpretation। अगर वैल्यू एक ही रहेगी, वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो कोई भी पर्सन, कितने भी डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन हम ले आए, उनसे जब हम पूछेंगे तो उनका जो इंटरप्रिटेशन रहेगा वो सेम रहेगा। तीसरा, ताकि देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी डिस्क्रिशन।
पहला तो रिक्विजिट मैंने आपको बता दिया है कि रिजिडली डिफाइंड हो। रिजिडली डिफाइंड का मतलब है कि जो हमारी वैल्यू निकले वो हमेशा फिक्स्ड रहे। क्यों फिक्स्ड रहे उसके रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। अब सेकंड जो है, ये आप इसे ऐसे नंबर 1 लिख लीजिए। देन अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, जो हमारी जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करें, जब हम इसे कैलकुलेट करें तो जो भी हमारे डेटा सेट में जितनी भी वैल्यूज गिवन है हम उन सबको अपने काउंट में ले। ऐसा ना हो कि ह्यूज डेटा होने की वजह से हम कुछ वैल्यूज छोड़ दें। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काउंट करते हैं तो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। तो ये हमारे 3 रिक्विजिट्स हैं, 3 मेजर रिक्विजिट्स हैं जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को काउंट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे।